आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। तारीख 6 मई। मैं हूं पूनम कौशल। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 50,000 के करीब। जहां तक स्पीड ऑफ ग्रोथ है, एग्जैक्टली मैं भी चेक कर रहा था, 11 दिन के बाद डबल हुआ है दिल्ली के अंदर। मारा गया कश्मीर में हिजबुल का सबसे बड़ा आतंकवादी रियाज नाइकू। थोड़ा बहुत तो वो हमारा क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि हमारा फोकस है मेजर इश्यूज के ऊपर है। और गंभीर हुआ आर्थिक संकट, 27% हुई बेरोजगारी दर। और स्वाभाविक सी बात है कि जब देश के अधिकांश हिस्सों में उत्पादन बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बाजार बंद हैं, खासतौर पर उन इलाकों में सबसे ज्यादा गहर। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे रोमांटिक कवि शिव कुमार बटालवी पर विशेष पेशकश और आज का फैक्ट चेक भी। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के बेगीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया है। रियाज नाइकू जिस घर में छिपा था, सुरक्षा बलों ने 40 किलो आईईडी से उस घर को उड़ा दिया। सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सुविधा बंद है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के मरकज के प्रमुख मौलाना साद के बेटे सईद से पूछताछ की है। 2 घंटे तक चली पूछताछ में सईद से ऐसे करीब 20 लोगों की डिटेल्स मांगी गई है जो मरकज में आने जाने वाले लोगों और वहां की पूरी व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को आज योगी कैबिनेट ने पास कर दिया। नए कानून के तहत कोरोना वॉरियर्स से की गई अभद्रता या हमले पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्वारंटीन का उल्लंघन करने, अस्पताल से भागने और अश्लील आचरण करने पर 1 से 3 साल की सजा और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले 2,800 को पार कर गए हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। बैठक में कोरोना संकट के बीच सोनिया गांधी ने प्लानिंग और पैकेज समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार से सवाल पूछे। बैठक के बाद पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग उठाई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। इस महामारी से अब तक 1,600 से अधिक लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 15,000 से अधिक और गुजरात में 6,000 से अधिक मामले हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की तादाद अब 50,000 के करीब पहुंच रही है। बीते 24 घंटों में ही करीब 2700 नए मामले सामने आए हैं। सीमा सुरक्षा बल में 85 और सुरक्षाकर्मी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच आज केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर जरूरी वस्तुओं का आवागमन रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। वहीं गुजरात में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के लिए कांग्रेस पार्टी ने फरवरी में हुए नमस्ते ट्रंप इवेंट को जिम्मेदार बताया है। देश में कोरोना वायरस को लेकर और क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन गुप्ता। तीसरे फेज के लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, लेकिन कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर 5 मई तक देश में औसतन 1,000 से ज्यादा मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच गया है और लगभग 1700 लोग जान गंवा चुके हैं। आलम यह है कि अब इसकी चपेट में सुरक्षा बलों के जवान भी आ रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में कोरोना संक्रमित 85 नए मामले सामने आए हैं। बीएसएफ में कोरोना के अब तक 154 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 2 लोग ठीक हुए हैं। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 15,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। इनमें 48 बड़े अधिकारी हैं। मुंबई अभी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। पुणे प्रशासन का कहना है कि जिले में अगले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सभी रेड जोन में सैंपल ले लिए गए हैं और इनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। वहीं दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य गुजरात के लिए मंगल अमंगल साबित हुआ। ज्यादा जानकारी दे रही हैं अहमदाबाद से आज तक संवाददाता गोपी घांगर। पिछले 24 घंटे में पूरे गुजरात में जहां 49 लोगों की मौत हुई है, तो वही अकेले अहमदाबाद में 39 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई।
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा, जो कि 14 दिन के क्वारंटीन पे चले गए हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि वो एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, जिसकी वजह से वो 14 दिन के क्वारंटीन में जा रहे हैं। तो उनकी जगह अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चार्ज मुकेश कुमार को सौंप दिया गया। साथ ही विजय रूपानी सरकार के लिए गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल में किया जाए, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद ऐसे के कैलाश नाथन को भी उसमें कमेटी में शामिल किया गया है। साथ ही डॉक्टर राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी रहेगी और कोरोना को लेकर डॉक्टर राजीव गुप्ता को अहमदाबाद का अलग से इंचार्ज बनाया गया है। हालांकि जो मौत हो रही है उस मौत को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है। हाई लेवल कमेटी मिली, आज कैबिनेट मीटिंग में भी इसी बात पर चर्चा हुई कि गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में कोरोना पे किस तरीके से काबू पाया जाए। देश की राजधानी दिल्ली से समाचार ये है कि लॉकडाउन से पहले 24 मार्च को यहाँ 29 केस थे, लेकिन अब यहाँ आंकड़ा 5000 को पार कर गया है। बीते 7 दिनों में करीब 1790 मामले सामने आए हैं, यानी औसतन हर दिन 255 केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या के दोगुने होने का आंकड़ा अब 11 दिन हो गया है। दिल्ली में कल तक जो टोटल नंबर है 5104 है, जिसमें 206 नंबर कल ऐड हुए हैं और कल कोई नई डेथ नहीं है। इसमें से जो लोग अभी बीमार हैं 1468 लोग रिकवर हो चुके हैं, जो कि लगभग 31% के करीब बनता है। अभी जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनमें से 92 लोग आईसीयू में हैं और 17 लोग उसमें से वेंटिलेटर के ऊपर हैं। जहाँ तक स्पीड ऑफ ग्रोथ है, एग्जैक्टली मैं अभी चेक कर रहा था, 11 दिन के बाद डबल हुआ है दिल्ली के अंदर। जो डबलिंग रेट है 11 है। एक समय ऐसा था जब 4 या 4.5 पे आ गया था। अगर डबलिंग रेट 20 दिन पे आ जाएगा तो वी विल बी मच कंफर्टेबल। ये थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने योगी सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते 24 घंटे में 118 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या यहां 2880 तक जा पहुंची। इनमें 1152 लोगों का संबंध तबलीगी जमात से है। राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर आगरा में 640 केस, कानपुर में 276 केस, लखनऊ में 231 और नोएडा में 193 मरीज हैं। हालांकि लखनऊ से एक अच्छी खबर यह है कि यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 79 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद सभी लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं यूपी के गाजियाबाद में हालात बिगड़ने के बाद लॉकडाउन को 31 मई तक डीएम ने बढ़ा दिया है। तेलंगाना सरकार ने भी लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए ये प्रतिबंध जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संकट की स्थिति का दौरा करने गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम के सदस्यों को 2 सप्ताह के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। 5 सदस्यीय ये टीम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के उन 5 जवानों के संपर्क में आई थी जिनकी बाद में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उधर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों द्वारा मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने की आशंका है। कोर्ट इस पर संज्ञान ले और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे। हालांकि कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को करेगा। अमन गुप्ता, आज तक रेडियो। जानकारी दे रहे थे अमन गुप्ता। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में कुछ राहत के साथ सरकार आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने पर जोर दे रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं। अब एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर 27% हो गई है। हालात बीते एक सप्ताह में और ज्यादा खराब हुए हैं। क्या है इसके मायने, यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट लॉकडाउन के दौरान के हफ्तों में आई है वो भारत में रिकॉर्ड बेकारी दिखाती है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब देश के अधिकांश हिस्सों में उत्पादन बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बाजार बंद हैं, खासतौर पर उन इलाकों में सबसे ज्यादा गहर लॉकडाउन है जो भारत के उत्पादन के बड़े केंद्र हैं, जो क्लस्टर्स हैं, तो इसका असर रोजगारों पर पड़ेगा। पर इस रिपोर्ट में एक ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इसे आप एक सीजनल बेकारी भी मान सकते हैं, जो इस वजह से आई है क्योंकि लॉकडाउन है और कामकाज की गतिविधियां बंद हैं। पर इस रिपोर्ट में जो पिछले सप्ताह की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भारत में लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम हो गया है, जो ज्यादा चिंता की बात है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये होता है कि रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या कम हो गई
रही है। यानी देश में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो अब रोजगार के बाजार से ही बाहर चले गए हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं कि उन्हें रोजगार मिलने वाला है। और ये चीज अर्बन इलाकों में, नगरीय इलाकों में बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। इसे आप सीधे सीधे प्रवासी मजदूरों की जो वापसी है उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर लोग जो उद्योग और व्यापार के केंद्र हैं वहां से निकलकर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भारत में करीब करीब 40 करोड़ तक हो सकती है, जिसमें 10 करोड़ लोग तो प्रत्यक्ष रूप से प्रवासी मजदूर हैं, ऐसा अलग अलग अध्ययन मानते हैं। तो ये अर्बन बाजार में जो रोजगार मांगने के लिए आते थे वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और वापस जा रहे हैं। और इसका एक उल्टा आंकड़ा ये है कि रूरल एरिया में लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, यानी ग्रामीण इलाकों में रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है। अभी एक असंगतिपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये लोग गाँव में रोजगार न होने के कारण निकलकर शहरों की तरफ आए थे, और अब शहरों में चूंकि रोजगार खत्म हो चुके हैं और लॉकडाउन के बाद भी मंदी गहरी होने की संभावना है, इसलिए ये वापस लौट रहे हैं। तो ये बेरोजगारी का आंकड़ा सिर्फ सीजनल या साप्ताहिक आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि भारत का जो पूरा लेबर मार्केट है, श्रम बाजार है, उसमें एक बहुत गहरी चिंता और गहरे संकट की तरफ इशारा करता है। जी अंशुमान जी, साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जो रेड जोन इलाके हैं वहां पर बेरोजगारी दर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। क्या ये माना जाए कि जब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा स्थिति नहीं सुधरेगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत में करीब 414 ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं जिनको आप रेड जोन के हिस्से में डाल सकते हैं। अगर हम ध्यान से भारत के पूरे आर्थिक परिदृश्य को देखें तो 5 या 6 राज्य भारत में ऐसे हैं जिनका जीडीपी 15 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा है, और ऐसे बड़े राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जैसे बड़े राज्य, गुजरात जैसे बड़े राज्य हैं। इसके अलावा 6-7 राज्य ऐसे हैं जिनका जीडीपी में 5 से लेकर और 8 से लेकर 15 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। ये वो बड़े इलाके हैं जहां से देश में सर्वाधिक रोजगार आते हैं। यही वो मैग्नेट हैं, यही वो चुंबक हैं जो ग्रामीण इलाकों से मजदूरों को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसलिए जितना पलायन, जितना प्रवास हमें दिखाई दे रहा है वो इन्हीं शहरों की तरफ से दिखाई दे रहा है, जैसे कर्नाटक से, तेलंगाना से, सूरत से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यहाँ से मजदूर बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से कोरोना के रेड जोन या कोरोना के जो कंटेमिनेशन जोन है, कंटेनमेंट जोन है, वो भी यही है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ज्योग्राफी है, जो भारत की इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, भारत का जो आर्थिक भूगोल को देखा है कि भारत में करीब करीब 60 या 65 ऐसे क्लस्टर हैं जहां पर उद्योग भी हैं, जहां व्यापार भी हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी होती हैं और जहां सबसे ज्यादा काम होता है। और चूंकि यहां आबादी की गहनता सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यहां आने जाने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, यहां विदेश से आने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी है, इसलिए इन एरिया में लॉकडाउन का असर रोजगारों पर सबसे गहरा पड़ा है और इसीलिए यहाँ से प्रवास ज्यादा हो रहा है। तो सीएमआई की रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि भारत की जो आर्थिक विकास की असंगति है, जो विकास का पूरे देश में एक जैसा विस्तार नहीं है, इसलिए इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती है, जिन राज्यों में आमतौर पर सबसे ज्यादा रोजगार और औद्योगिक गतिविधियां हैं। और यहाँ चूंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से कोरोना के नए केसेस का नक्शा देखें तो उनमें यही प्रमुख शहर या यही प्रमुख राज्य या जिले हैं जहाँ से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। इसलिए यहाँ लॉकडाउन लंबा चलने की संभावना है और अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो जो बेकारी की समस्या बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आई, जो अभूतपूर्व है, इस पर तत्काल नियंत्रण मिलने की गुंजाइश नहीं है। बल्कि ऐसी परिस्थिति में तो इन इलाकों से जब लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं तो उन्हें दोबारा वापस अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना चुनौतीपूर्ण होगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अंशुमान तिवारी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण भारत में कई आर्थिक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। इसका असर अब भारतीय खुदरा बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। नए आर्थिक हालातों में व्यापार संघ अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। भारत दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोरोना महामारी का व्यापक असर भारतीय खुदरा बाजार पर भी पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार अभी तक भारतीय खुदरा बाजार को करीब 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। खुदरा व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार से आर्थिक पैकेज की गुहार लगाई है। संगठन का कहना है कि अगले कुछ महीनों में देश के 20% खुदरा दुकानदारों को अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है।
हालांकि भारत सरकार व्यापारियों को ये भरोसा दिला रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना के वैश्विक संकट से बाजार में मंदी का असर साफ देखा जा रहा है। संगठन का कहना है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 40% से अधिक का योगदान होता है और देश के कुल कार्यबल का करीब 1/3 इस क्षेत्र में लगा हुआ है। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना होगा, बैंक ब्याज वसूलते रहेंगे और मकान मालिकों को किराए का भुगतान करना होगा। ऐसे में छोटे दुकानदारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देश में कोरोना महामारी से खुदरा व्यवसाय को कितना नुकसान है, इस पर हमने बात की आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा से। शिशिर जी, कितना नुकसान है इस महामारी से खुदरा कारोबार को? देखिए, देश भर में औसतन जो दैनिक कारोबार हम देखें वो 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का होता है खुदरा कारोबारियों का। तो आप 40 दिन के हिसाब से देखेंगे तो 5.5 पौने 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है अभी तक हो चुका है। अब चूंकि ये कुछ और दिन के लिए बढ़ाया गया है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान और ज्यादा बढ़ेगा और इसमें ज्यादातर परेशानी उनकी है जो बहुत ही छोटे स्तर पर कारोबार करते हैं, क्योंकि उनके लिए कारोबार में जिसे कहते हैं नए सिरे से पूंजी डालने या कारोबार की जो रोज की जरूरत है उसके लिए पैसा डालना वो आसान नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ये अनुमान है और ये आशंका मुझे कहना चाहिए कि 20 से 25% जो खुदरा कारोबारी हैं वो अपनी दुकान उनको बढ़ानी पड़ सकती है, उसके सिवा उनके पास कोई और विकल्प नहीं रहेगा। आपके मुताबिक अभी क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि खुदरा व्यवसाय दोबारा पटरी पर लौट सके? 2-3 चीजें हैं। पहला तो आपको यह है कि आज उनकी जरूरत है पूंजी की, पैसे की जरूरत है, तो क्या हम उनको सस्ता, सहज, आसान पूंजी उपलब्ध करा सकते हैं? ये कैसे होगा? ये बैंक से जो कर्ज दिया जाता है, जैसे किसानों को कर्ज मिलता है तो उससे आपको ब्याज में रियायत मिलती है, ब्याज सब्सिडी दी जाती है, तो उसी तरीके से क्या खुदरा कारोबारियों को 3% या 4% के ब्याज दर पर उनको कर्ज मुहैया कराया जाए, इससे उनको काफी सहूलियत होगी। दूसरा क्या है कि एक एक खुदरा कारोबारी से आप समझिए कि 2 या 3 लोग जो है वो निर्भर रहते हैं। अब उनका पैसा देना है, उनको मासिक तनख्वाह देनी है। मार्च तो निकल गया किसी तरीके से, अप्रैल भी आधा किसी तरीके से निकला, अब आगे पैसा कैसे देंगे? तो क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था करे कि सरकार उनके जो वेतन है उसका एक हिस्सा वो उठा ले, जैसा उन्होंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए किया है। तीसरा ये हो सकता है कि सरकार जो है उनको सीधे नगद मुहैया कराए, महीने के आधार पर, मान लीजिए कि 10,000, 15,000, 20,000, एक वित्तीय सहायता जिसको कहते हैं, कैश सपोर्ट जिसको कहते हैं। तो ये 2-3 उपाय हैं जिसके जरिए खुदरा कारोबारियों की, खासतौर पर जो छोटे खुदरा कारोबारी हैं, उनकी मदद की जा। वहीं खुदरा व्यापारियों ने सरकार के शराब की दुकानें खोलने के फैसले का भी कड़ा विरोध किया है। इनका कहना है कि ये उन व्यापारियों के साथ अन्याय है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखीं। संगठन इस बात का भी विरोध कर रहा है कि ई-कॉमर्स के जरिए व्यवसाय कर रही कंपनियों पर कोई पाबंदी नहीं है। वो धड़ल्ले से अपना सामान बेच रहे हैं, जिसका नुकसान खुदरा व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। आशंका जताई गई है कि अगर स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है तो करीब 7 करोड़ दुकानदारों में से 1.5 करोड़ दुकानदारों के व्यवसाय में पूरी तरह से ताला लग जाएगा। सरकार के सामने कोरोना संकट दोहरी चुनौती लेकर आया है, जहां एक तरफ देश की आर्थिक सेहत को दुरुस्त रखने का दबाव है, वहीं देश में कोरोना संकट को रोकने की भी चुनौती सरकार के सामने खड़ी है। जानकारी दे रही थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। और वहीं दुनिया भर में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत बीते 3 दशकों का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मिशन शुरू करने जा रहा है। खाड़ी देशों समेत दुनिया के 12 देशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार वंदे भारत मिशन शुरू कर रही है। इसके लिए एयर इंडिया के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मिशन में भारतीय नौसेना का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के इस सबसे बड़े घर वापसी अभियान के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। देश 43 दिनों से लॉकडाउन में है। लोग घरों में कैद हैं, मगर ऐसे भी लाखों लोग हैं जो देश के बाहर परदेश में फंसे हैं। अब भारत सरकार ने तय किया है कि इन हिंदुस्तानियों की सुरक्षित घर वापसी कराई जाएगी। इस अभियान को मिशन वंदे भारत नाम दिया गया है। 12 देशों से करीब 14,800 भारतीयों को 7 मई यानी कल से भारत वापस लाना शुरू किया जाएगा।
अलग अलग देशों से उड़ानें भारत के 10 शहरों में पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि मिशन के पहले चरण में 64 उड़ानें लोगों को लाएंगी, जो 13 मई तक चलेगा। ये सफर मुफ्त नहीं होगा, बल्कि लोगों को किराया चुकाना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, This is easily the most comprehensive and complicated and challenging evacuation plan. ये सबसे व्यापक, जटिल और चुनौतीपूर्ण इवैक्यूएशन प्लान है, क्योंकि ये साधारण हालात में अंजाम नहीं दिया जा रहा। हम एक अप्रत्यक्ष दुश्मन से लड़ रहे हैं, जो एक वायरस है जिसके व्यवहार को पहले से समझ पाना कठिन है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। भारत आने के बाद भी जांच होगी और 14 दिनों तक सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। 13 मई के बाद इस मिशन का दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें निजी एयरलाइंस को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि भारत वापसी की चाहत रखने वाले लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक बताई जा रही है। इस मिशन में भारतीय नौसेना भी शिरकत कर सकती है। खाड़ी और अन्य देशों से भारतीयों को लाने के लिए नेवी के 14 जहाज तैयार हैं, जिनमें 2 मालदीव और 1 दुबई रवाना हो चुका है। नेवी के वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार बताते हैं, The Indian Navy is ever ready. In fact, right from day one, each of our commands, the Western Naval Command, the East, the South. भारतीय नेवी हमेशा से तैयार है। पहले दिन से हमारी कमांड, चाहे वेस्टर्न नेवल कमांड हो, ईस्ट हो, साउथ हो, अंडमान निकोबार में हो, उन्होंने मेडिकल उपकरणों के साथ जहाज तैयार रखे हैं। हमारे 14 जहाज तैयार हैं, 4 वेस्टर्न नेवल कमांड में, 4 ईस्टर्न नेवल कमांड में, 3 दक्षिण में और बाकी अंडमान निकोबार कमांड में। हमारे जहाज एकदम तैयार हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मिशन पूरा करने के लिए बैठकों के दौर में जुटे हैं। इस बाबत उन्होंने कई ट्वीट किए और कई तस्वीरें भी अपलोड की। जाहिर है ये मिशन तभी पूरा होगा जब सभी मंत्रालय और दूतावास तालमेल से काम करेंगे। इससे पहले 1990 में गल्फ वॉर के समय कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। 30 साल बाद अब भारत के सामने फिर से बड़ी चुनौती है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। शुक्रिया नितिन ठाकुर। और अब बात आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की। सरकार आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को कोरोना से लड़ाई में एक कारगर योद्धा बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस ऐप में सुरक्षा से जुड़ी खामियां हैं, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी और मोबाइल में स्टोर उनके डेटा को खतरा है। अब फ्रेंच हैकर रॉबर्ट बैप्टिस्टे ने इस मोबाइल ऐप में खामी होने का दावा किया है, जिसकी वजह से 9 करोड़ यूजर्स की कुछ जरूरी जानकारियां खतरे में हैं। क्या है पूरा मामला और कौन है ये दावा करने वाले फ्रेंच हैकर, बता रहे हैं आज तक .com के लिए टेक की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार मुंजीर अहमद। फ्रेंच हैकर रॉबर्ट बटीस्ट, जिन्होंने आधार लीक का खुलासा किया था, इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर के कई बड़े डेटा लीक का भी खुलासा किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें आरोग्य सेतु को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि इस ऐप में खामी है। इस खामी की वजह से इसके 9 करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी रिस्क पर है। उन्होंने इस ट्वीट में यह भी लिखा कि राहुल गांधी ने जो इस ऐप के बारे में बात करी है वो सही है। कुछ देर के बाद सरकार की तरफ से उनसे संपर्क किया गया और इस बारे में उनसे बातचीत हुई। इसके बाद रात में ही आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सेफ है और जो हैकर ये दावा कर रहे हैं वो ये प्रूफ करने में कामयाब नहीं रहे हैं कि इस ऐप से लोगों की प्राइवेसी पर कोई रिस्क है। स्टेटमेंट आने के बाद रॉबर्ट बटीस्ट ने एक बार फिर से ट्वीट करके कहा कि इस स्टेटमेंट से कुछ भी साबित नहीं होता और कल वो इसके बारे में विस्तार से लिखेंगे। रॉबर्ट बटीस्ट के अलावा और भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो मानते हैं कि इस ऐप में कुछ बदलाव करके इसे सिक्योर और यूजर के प्राइवेसी के लिहाज से और बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि इस ऐप का सोर्स कोड पब्लिक नहीं किया गया है, इस वजह से भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सोर्स कोड की बात करें तो ये ऐप का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जहां सारे कमांड्स होते हैं। आमतौर पर सिक्योर ऐप्स इस सोर्स कोड को पब्लिक करते हैं ताकि कोई भी रिसर्चर या डेवलपर इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग आराम से कर सके। एक सवाल ये भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि इस ऐप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जैसे आप मेल करके अपना डेटा डिलीट करा सकते हैं। कई जगह पे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर अपना डेटा मेल करके डिलीट कराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सिंगापुर के ट्रेस टुगेदर ऐप की बात करें तो ये ब्लूटूथ हैंडशेक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। प्राइवेसी के लिहाज से ये अच्छा ऐप है क्योंकि ये ऐप आरोग्य सेतु ऐप की तरह लोकेशन डेटा कलेक्ट नहीं करता। कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसके कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट कर दिया जाता है। ये ऐप
यूजर का मोबाइल नंबर स्टोर करता है और एनोनिमाइज्ड आईडी तैयार करता है ताकि किसी की पहचान जाहिर न हो। अगर इस ऐप से ऑप्ट आउट करना है तो यूजर्स इसके लिए ईमेल करके ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ भी ब्लूटूथ हैंडशेक टेक का ही इस्तेमाल किया जाता है और यूजर का डेटा लोकली यानी उनके फोन में ही स्टोर होता है। कोई शख्स पॉजिटिव पाया गया तो उसका डेटा सेंट्रलाइज सर्वर पर भेजा जाता है, यानी अगर आप टेस्ट में पॉजिटिव नहीं निकलते हैं तो आपका डेटा आपके फोन तक ही रहेगा। फिलहाल अमेरिका में सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसा ऐप नहीं लाया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि रॉबर्ट बटीस्ट ने जो दावा किया है कि वो इस ऐप के बारे में, इस ऐप के फ्लॉ के बारे में लिखेंगे, क्या लेकर के आते हैं और सरकार इसके बाद किस तरह से रिएक्ट करती है। जानकारी दे रहे थे मुंजीर अहमद। दुनिया भर में एक तरफ जहां कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं 100 से अधिक प्रयोगशालाओं में इससे बचाव के टीकों और दवाओं पर अनुसंधान पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें से कुछ टीकों और दवाओं के इंसानों पर परीक्षण होने लगे हैं या होने के लिए तैयार हैं। इन अनुसंधानों के बारे में नई जानकारी दे रहे हैं अखिल मित्तल। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन और दवाओं की खोज की दौड़ में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में हो रहे कामकाज की समीक्षा की। पता लगा है कि वैक्सीन के विकास के लिए 30 से अधिक प्रयोग चल रहे हैं। इनमें से कुछ तो अंतिम चरण में हैं। इसी तरह से लगभग 5 दवाएं परीक्षण की अवस्था तक पहुंचने वाली हैं। वैसे कोविड-19 संक्रमण से बचाव की वैक्सीन तैयार होने की खबर अब इटली से आई है। रोम के संक्रामक रोग अस्पताल में हुए परीक्षण के आधार पर यह दावा किया गया है कि यह टीका विकसित करने वाला इटली पहला देश है। परीक्षण की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रयोगशाला में विकसित कुल 5 तरह की वैक्सीन को चूहों के शरीर में डाला गया और उनसे ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हुई जो कोरोना वायरस को नष्ट करने में सक्षम हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एंटीबॉडीज इंसान के शरीर की कोशिकाओं पर वायरस के हमले को रोकने में भी असरदार साबित होंगी। ये सभी वैक्सीन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के जेनेटिक मटेरियल पर आधारित हैं। जिन 5 वैक्सीन ने चूहों में बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज पैदा की, उनमें से 2 के परिणाम सबसे अच्छे पाए गए, जिन्हें अब आगे परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उधर अमेरिका में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों को इस कोरोना वायरस में पहली बार एक खास तरह का म्यूटेशन देखने को मिला है। संक्रमित मरीजों से लिए गए 382 नमूनों पर परीक्षण किया गया। उनमें से एक में जेनेटिक मटेरियल का एक हिस्सा गायब मिला। 2003 में जब सार्स महामारी फैली थी, तब भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल गायब पाया गया था और उसके बाद धीरे धीरे ये महामारी खत्म होने लगी थी। इस अनुसंधान दल के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर लिम के अनुसार 2003 में सार्स महामारी के मध्यम और अंतिम चरण में भी देखा गया था कि वायरस की SS3 प्रोटीन के जेनेटिक मटेरियल का बहुत बड़ा हिस्सा गायब था। डॉक्टर लिम के अनुसार जीनोम में मटेरियल गायब होने का अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि ये एक इम्यून प्रोटीन है और शरीर की वायरस से लड़ने की क्षमता पर वार करता है। तो इसका अर्थ क्या ये निकाला जाए कि कोरोना वायरस कमजोर पड़ रहा है, उसकी संक्रामक शक्ति घट रही है? वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। जिन मरीजों में ये नमूने लिए गए, उन सब में संक्रमण के कुछ न कुछ लक्षण थे, जिससे साफ पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल गायब होने के बावजूद वायरस इतना घातक था कि उसने कुछ हद तक लोगों को संक्रमित किया था। म्यूटेशन का ये संकेत भले ही आशा की किरण दिखाता हो, फिर भी अब तक इस वायरस के जो 16,000 जीनोम सीक्वेंस तैयार किए गए हैं, उनमें से किसी और में ये दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर लिम खुद मानते हैं कि 16,000 सीक्वेंस तो सागर में एक बूंद के बराबर हैं। एक नमूने के नतीजे हमें बस इतना गौर करने के लिए बाध्य करते हैं कि अगर और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए तो शायद जेनेटिक मटेरियल गायब होने के कुछ और प्रमाण मिलेंगे। उसके बाद ही पक्के तौर पर कहा जा सकेगा कि कोविड-19 संक्रमण देने वाला वायरस कमजोर पड़ रहा है या उसका अंत निकट है। शुक्रिया अखिल मित्तल।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौतों के मामले में ब्रिटेन अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ इटली से भी ज्यादा मौतें हो गई हैं। इस तरह 29,500 मौतों के साथ ब्रिटेन वायरस से मौतों के मामले में यूरोप में सबसे आगे हो गया है। लोग सरकार की कोशिशों पर सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। स्वयं कोरोना वायरस से लड़कर काम पर लौटे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परवेज आलम। ब्रिटेन दुनिया के सबसे मशहूर और चर्चित देशों में है। हर साल यहाँ 4 करोड़ से बस थोड़े ही कम टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और लगभग 22 अरब स्टर्लिंग पाउंड की रकम खर्च करके चले जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर्यटक केवल एक बार नहीं आता बल्कि किसी न किसी बहाने से आता ही रहता है। दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है। मतलब ये कि यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन अपने आप में एक आइकन है, बेंचमार्क है, मिसाल है, आकर्षण है। फिर यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस भी दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवाओं में शुमार की जाती है। ये विलियम शेक्सपियर, रॉयल्टी, लोकतंत्र, डार्विन, न्यूटन, टीम्स, जीएमटी, स्कॉच और बिग बैन का देश है। कोरोना कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले 185 देशों की फहरिस्त में सबसे ऊपर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है और अब दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, इटली से भी आगे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना ट्रैकर के मुताबिक अमेरिका में कुल 71,000 से ज्यादा लोग मरे हैं और ब्रिटेन में 29,501 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगर स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लें तो ये तादाद 32,000 से भी ऊपर पहुंच जाती है। इसी सूची में इटली अब ब्रिटेन से नीचे चला गया है। जाहिर है अब पूरे यूरोप में कोरोना से मरने वाले लोगों के मामले में ब्रिटेन सबसे ऊपर है और यही वो तल्ख हकीकत है जो हर ब्रिटिश नागरिक को सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम ही क्यों। ब्रिटेन के ज्यादातर अखबारों में इस सवाल को कुरेदा गया है। गार्डियन अखबार में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड स्पीगल हॉल्टर कहते हैं, कोरोना से लड़ाई में हम खराब प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ये आंकड़े बहुत ही गंभीर हैं। हॉस्पिटल कंसल्टेंट्स की एक संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर क्लॉडिया पाओलोनी कहती हैं कि मंत्रियों को इन चुभते हुए सवालों के जवाब देने होंगे कि हम कोरोना के संकट से निपटने में इतने अपर्याप्त कैसे साबित हुए। उन्होंने देश के और बहुत से लोगों की आवाज में आवाज मिलाई है कि कोरोना के मामले में हमारी इतनी खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन सब सवालात का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़ी जांच का गठन होना चाहिए। क्लॉडिया पाओलोनी की मांग। ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के प्रवक्ता जोनाथन एशवर्थ ने भी ब्रिटेन में कोरोना से हुई मौतों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पब्लिक का ये सवाल करना बिल्कुल मुनासिब होगा कि हमारे देश में मौत की दर इस कदर ज्यादा क्यों रही। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा है कि अब जबकि महामारी का प्रकोप जारी है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। ये सब समझना होगा कि किस देश में किस तरह कोरोना से होने वाली मृत्यु दर बनाई गई है। क्या दूसरे देशों ने मौत की रिपोर्टिंग करते वक्त पूरी सतर्कता बरती है? क्या उनका माप का पैमाना सही है? क्योंकि हमने अपनी मौतों की तादाद बताते वक्त बहुत बातों पर ध्यान दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री की इस प्रतिक्रिया से बहस थमने वाली नहीं है। जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, लगता है आज नहीं तो कल ब्रिटेन में सरकार की कोरोना से निपटने की रणनीति पर बहस तेज होनी ही है। पूरा देश स्तब्ध है और बेहद खौफजदा भी, इसलिए कि अगले हफ्ते से लॉकडाउन खत्म होने की तैयारियां हैं। जानकारी दे रहे थे परवेज आलम। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर शाम 7:30 बजे का खबरों का प्रोग्राम। आपको पता है ना, अब हमसे आपकी मुलाकात सुबह 7 बजे भी हो सकती है। जी, आज का दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से पूरा 1 घंटा। सुबह की महकती चाय के साथ ताजा ताजा देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल और खेल की दुनिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और दुनिया के सभी बड़े अखबारों की समीक्षा हर सुबह 7 बजे से। आज का दिन पता वही aajtakradio.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं पूनम कौशल और अब सुनते हैं देश की बड़ी खबरें नेशनल राउंडअप में। नेशनल राउंडअप के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव।
सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीएसएफ में कोरोना के 85 नए मामले सामने आने के बाद अब संक्रमितों की संख्या 154 हो गई है। इधर दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत की पुष्टि हुई है। भारत नगर थाने के कांस्टेबल अमित की मौत के बाद उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली सरकार ने कोरोना से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक नया ट्विटर हैंडल @दिल्ली वर्सेस कोरोना लॉन्च किया है। ये ट्विटर हैंडल कोविड-19 से संबंधित शिकायतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से 5000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश के 11 और बिहार के 17 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इसके अलावा बिहार की 12 मनोनीत सीट भी इसी महीने खाली हो रही है। लॉकडाउन की पाबंदियों के कारण चुनाव आयोग ने पहले ही इन सीटों के लिए चुनाव टाल दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। सरकार ने शराब के दाम भी बढ़ा दिए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण भारत में लोगों के रोजगार में कमी आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई। इसके मायने ये हैं कि हर 4 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। ये देश में अब तक की सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने दरबार मूव प्रथा को अनावश्यक बताते हुए कहा है कि इससे सरकारी खजाने का नुकसान होता है। न्यायालय के अनुसार इससे कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को दरबार मूव प्रथा पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। इस प्रथा के तहत 6 महीने श्रीनगर और जम्मू से सरकार का पूरा कामकाज किया जाता है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में हुई मुठभेड़ में हिजबुल के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। 2 और आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सेना के 3 और ऑपरेशन जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। हालांकि सेना ने अपने बयान में मारे गए आतंकवादियों की पहचान जाहिर नहीं की। हाल के दिनों में कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को भारी क्षति हुई है। कुपवाड़ा जिले में हुए 2 हमलों में 8 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने कश्मीर में हिंसा शुरू कर दी है। मई में जब भी कश्मीर घाटी में बर्फ पिघलती है, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ भी बढ़ जाती है। इन हमलों की टाइमिंग पर हमारे सहयोगी ऋतुराज ने बात की बीएसएफ के पूर्व आईजी के श्रीनिवासन से। मिलिटेंट की और इसके जो चलाने वाला जो ऐसे है, जो हुर्रियत जो भी है, इसी पॉइंट को वो एक्सप्लॉइट करेंगे ऑलवेज, क्योंकि उनको पता है हमारा जो डाइवर्शन है पूरा उसी को कंटेनमेंट में है। तो उनकी नज़र से कि यहाँ सुरक्षा थोड़ा काफ़ी कम होगा, ये सोचकर करते हैं। और थोड़ा बहुत तो वो हमारा क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि हमारा फोकस है मेजर इश्यूज के ऊपर है। उनके लिए वो अपनी मतलब की बात है, वो जनता की जो सुविधा वगैरह उसको नहीं मानते। मान लीजिए इसकी वजह कोरोना में भी इफेक्ट हो सकता है, वहाँ जो हम उनसे सहायता कर रहे हैं उसमें कुछ थोड़ा ढीला बना सकते हैं, उसको फिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल जो करने वाला है जाइए से वगैरह, उनके लिए ये जो जान है, जो कश्मीरी यूथ का जान है, उनका परवाह नहीं है। वो तो एक्सपेंडेबल आइटम्स है उनके लिए। तो सर, एक छोरी बहुत हम लोग सुनते हैं कि ये अक्सर ऐसा समय होता है जब बर्फें पिघलती हैं और बॉर्डर क्रॉस करने का एक अच्छा चांस होता है आतंकवादियों के पास। तो अब इसकी संभावना है या ये बहुत ओल्ड थ्योरी हो गई है? एक्चुअली बर्फ ज्यादा होते समय इसमें होता था, क्योंकि उस समय हमारा जो मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो लोग जान लगाकर तो आ ही जाते हैं उसमें ना। वो जब पासेस खोलेंगे, ये एक बात सच है कि अभी गली वगैरह खोलेंगे, पासेस खोलेंगे पिघलने के बाद, तो उसके लिए जो नजदीक एंटर होकर वहां कोई किसी के घर में छुपने का जो मौका अभी मिल जाता है। लेकिन आमतौर पर ये काफी ओल्ड थ्योरी है, लेकिन आजकल सुरक्षा व्यवस्था देखकर इसमें जो संभवतः काफी कम लग रहा है मुझे। और जो भी यहाँ जो आ चुके हैं, ये तो पहले भी आ चुके होंगे, जरूर नहीं कि वो इन्फिल्ट्रेट होकर ये करना है।
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम दुनिया को दवाई भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा था कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस समय भी आतंकवादी और फेक चीजें फैलाने पे लगे हुए हैं। खासकर ये सोशल मीडिया एक्टिविटी ज्यादा होने के बाद इन लोगों को इसी के मंगे, चाहे हथियार से मत चलाओ तो सोशल मीडिया में जो रूमर्स फैला लें उसकी वजह डिफरेंसेस क्रिएट कर लें, ये भी एक उनकी चाल है। और जो दवाई हम भेज रहे हैं जो भी है अच्छा नाम ले रहे हैं तो ये उसको नमक छिटकाने की बात है उनके ऊपर, घाव के ऊपर, क्योंकि एक तो हमको बुराई दिखाने के लिए सोच रहे हैं लेकिन दुनिया हमको अच्छी नजर से देख रहे हैं, इसलिए वो काफी डेस्परेट हो जाते हैं। पहले एक जो आर्टिकल 370 निकाला उसके वजह से वैसे भी वो दुखी है क्योंकि उसकी जो कब्जा है उसकी जो पकड़ है वो तो गया। अब इसके बाद ये महामारी आ गया, इसके ऊपर हम अच्छी तरह फाइट कर रहे हैं, दूसरों को भी सेव कर रहे हैं, तो इसलिए वो इसको ज्यादा कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनको हमारा को छवि कम करने के लिए, तो आतंकी फैला लो। जानकारी दे रहे थे के श्रीनिवासन। भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने अब एक नई राजनीतिक चुनौती है। राज्य में 21 मई को 9 विधान परिषद सीटों पर चुनाव है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपनी सीट तो जीतनी ही है, साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ बने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिलानी है। वहीं विपक्षी बीजेपी ने कहा है कि उसे भरोसा है कि वो 9 में से 4 सीटें जीत लेगी। पेश है नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनावी राजनीति में कूदने को तैयार हैं। संवैधानिक संकट के मद्देनजर उन्हें 27 मई तक महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। उद्धव ठाकरे से पहले उनके बेटे आदित्य ठाकरे अपने परिवार में पहले सदस्य थे जो चुनावी राजनीति में न सिर्फ उतरे बल्कि विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार में पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री भी बने। अब बारी उद्धव ठाकरे की है जिन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधान परिषद चुनाव जीतना होगा। राज्य में कुल 9 सीटों पर 21 मई को ये चुनाव हो रहे हैं। 9 में से 5 सीटों पर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। 3 पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना प्रबल है। बची हुई 1 सीट पर रस्साकशी जोरों पर है। गठबंधन के चलते शिवसेना के हिस्से में 2 सीटें आई हैं। पार्टी ने एक पर उद्धव ठाकरे को तो दूसरी पर नीलम गोरे को उम्मीदवार बनाया है। गोरे विधान परिषद में उपसभापति रही हैं और 24 अप्रैल को उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। ऐसे में वो दूसरी बार सदन की सदस्य बन सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जिन 3 सीटों को आराम से जीतती दिख रही है उनमें से एक पर पार्टी अपने दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को प्रत्याशी बना सकती है। पंकजा पिछले विधानसभा चुनाव में अपने ही चचेरे भाई धनंजय मुंडे से हारी थीं, जिसके बाद वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुखर हो गईं। दिग्गज नेता विनोद तावड़े को भी टिकट की उम्मीद है, जिन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया था। मुंडे कैंप के ही एकनाथ खड़से को भी उम्मीदवारी की आस है, मगर संकट ये है कि बीजेपी की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने लिए 1 सीट चाहती है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। जानकारी दे रहे थे नितिन ठाकुर। और अब बात बाजार की। भारत पैरासीटामोल बनाने के लिए जरूरी 1000 टन रॉ मटेरियल यूरोप भेजेगा। मार्च में भारत सरकार ने दवाओं के निर्यात से रोक हटा दी थी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है। इसकी मार भारत के सेवा क्षेत्र पर पड़ रही है। एक निजी सर्वे के मुताबिक अप्रैल महीने में भारत के सेवा क्षेत्र में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI आंकड़ों के इतिहास में सेवा क्षेत्र का उत्पादन गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। दुनिया भर में मशहूर गोल्ड जिम दिवालिया होने जा रहा है। लॉकडाउन के कारण गोल्ड जिम का कारोबार ठप पड़ा है। वहीं सप्ताह में कारोबार के तीसरे दिन बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 232 अंक और निफ्टी 65 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बाजार में और क्या हुआ बता रहे हैं शुभम शंकरधर। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का कारोबारी सत्र एक अच्छा कारोबारी सत्र रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 0.74% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 31,685 के स्तर पर और निफ्टी 65 अंक चढ़कर 9270 के स्तर पर बंद हुआ। 9250 का स्तर निफ्टी के हिसाब से एक अहम स्तर है, जहां इसके ऊपर निफ्टी के टिकने पर एक ऊपर की तरफ एक चाल जो हमने देखा कि 10,000 तक पहुंचने के बाद निफ्टी अचानक टूटा और वहां से करीब 800-900 पॉइंट नीचे आ गया। तो अगर 9250 के ऊपर
टिकता है तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि बाजार में एक छोटी चाल फिर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज मिड कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 0.64% की बढ़त के साथ 12,899 के स्तर पर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज बाजार में गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे, जबकि उनके सामने चढ़ने वाले शेयरों की संख्या कम थी। 695 शेयरों में अगर तेजी थी तो उसके सापेक्ष 857 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट देखने को मिली थी। जिन शेयरों में आज तेज गिरावट देखने को मिली उनमें प्रमुख नाम था आईटीसी का। आईटीसी के शेयर में आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जबकि तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, ये तमाम ऐसे शेयर थे। तो आप ये नहीं कह सकते किसी एक क्षेत्र की वजह से आज की जो तेजी थी वो किसी एक क्षेत्र की वजह से थी, ऐसा नहीं है। बाजार में एक महत्वपूर्ण चीज जिस पर अब बाजार की निगाहें टिकी हैं वो दरअसल एफआईज की तरफ से आने वाली खरीदारी, और दूसरा एक बड़ी चीज़ अब ये देखने वाली होगी कि अब नए कारोबारी सत्र में जब नया साल शुरू हुआ है तो कितने लोग अपनी सिप, जिसके थ्रू बाजार में बड़ा पैसा आता है, पिछले वित्त वर्ष में बाजार में करीब 1 लाख करोड़ रुपए सिप के थ्रू आए हैं, तो ये देखने की बात होगी कि लोग अपनी कितनी सिप चालू रखते हैं और बाजार में जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो कितना बढ़ता है। लिक्विडिटी का फ्लो दो ही जगह से बड़ी मात्रा में कह लीजिए और लंबे समय के लिए कह लीजिए तो बढ़ता है। वो एक एफआईएस की तरफ से, दूसरा छोटे निवेशक जो सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। एफआईएस के नंबर पर निगाह रखने की जरूरत है, वहां पर जरूर हमें देखना होगा कि किस तरीके की खरीदारी देखने को मिलती है, उसके बाद ही बाजार में आगे की दिशा स्पष्ट होगी। शुक्रिया शुभम शंकरधर। और अब सुनते हैं दुनिया की बड़ी खबरें इंटरनेशनल राउंडअप में। इंटरनेशनल राउंडअप के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 36,64,000 से अधिक हो गई है। 2,57,000 से अधिक लोगों ने इस महामारी से अब तक दम तोड़ दिया है। कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 71,000 को पार कर गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि अब संक्रमण का असर कम होना शुरू हो गया है। इटली ने दावा किया है कि उसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई है। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन ने चूहों के शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट की है, जिसका असर इंसान की कोशिकाओं पर भी होता है। रिपोर्ट की माने तो इस दौरान 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स ने बड़ी संख्या में एंटीबॉडी जनरेट किए, जिसके बाद शोधकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ 2 का चयन किया। ये सभी वैक्सीन डीएनए प्रोटीन स्पाइक के जेनेटिक मटेरियल पर आधारित हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन ने 5 मई को अपने मून मिशन के लिए रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट का सफल परीक्षण किया। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार स्थायी स्पेस स्टेशन को चलाने और चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए ये बेहद जरूरी मिशन है। 8 मई को ये अंतरिक्ष यान वापस धरती पर लौटेगा। ये एक नए तरीके का यान है जिसमें पैराशूट की जगह गद्दे दिए गए हैं। एप्पल की वार्षिक वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस इस बार 22 जून से शुरू होगी। कोरोना संकट के बीच इस बार इसे ऑनलाइन रखा गया है। इस कॉन्फ्रेंस में कंपनी अपने अगले iOS वर्जन यानी iOS 14 के फीचर्स के बारे में बता सकती है। और अब वक्त है आज के ज्ञान ध्यान का। ज्ञान ध्यान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और ये कोरोना शब्दावली का तीसरा भाग है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़े उन शब्दों के बारे में जिन्हें आप रोज अखबार में पढ़ते या टीवी पर देखते सुनते हैं। इससे पहले के 2 भागों में हमने आपको कोविड-19, हर्ड इम्यूनिटी, पूल टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन में अंतर, पीपीई किट जैसे 10 शब्दों की जानकारी दी थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बता रहे हैं कुछ और ऐसे शब्द जो कोरोना से और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कोरोना मामले में सबसे खतरनाक कम्युनिटी स्प्रेड माना जा रहा है। ये कम्युनिटी स्प्रेड क्या है? क्या लोकल ट्रांसमिशन और कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक ही है? जी नहीं, लोकल ट्रांसमिशन और कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसके लिए पहले आपको कोरोना वायरस के चरणों को समझना होगा, जिनके तहत ये 2 शब्द आते हैं। देखिए, जो लोकल ट्रांसमिशन है वो कोरोना वायरस के फैलने का दूसरा चरण है। लोकल यानी स्थानीय स्तर पर जो संक्रमण फैलता है उसे कहते हैं लोकल ट्रांसमिशन। लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। ऐसा क्यों? देखिए, स्थानीय स्तर पर जो संक्रमण फैलता है
इसमें वैसे लोग शामिल होते हैं, वैसे लोग संक्रमित होते हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित शख्स से संपर्क में आए होते हैं जो बाहर से आया है, बाहर से यानी विदेश यात्रा करके लौटा हो। इनकी पहचान करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है और इनको क्वारंटीन करना भी। क्वारंटीन का अर्थ क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। जो भी श्रोता आज पहली बार हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं या इसको सुन रहे हैं, उन्हें बता दूं कि आप पहले के 2 भाग कोरोना शब्दावली से जो जुड़े हुए हैं उन्हें हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं, ताकि आपको आज के शब्दों को पिछले शब्दों से जोड़कर समझने में आसानी हो सके। अब आते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर। देखिए, कम्युनिटी यानी समुदाय, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति सीधे तौर पर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या उस देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाए जहां संक्रमण फैला है। आसान भाषा में कहें तो इस दौरान ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ये इन्फेक्शन आखिर फैला कैसे है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सीधा मतलब कि वायरस अब समुदाय में फैल रहा है और अब कौन किससे संक्रमित हो रहा है ये पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन को सबसे खतरनाक चरण माना जाता है। कोमोबिडिटी की अवस्था क्या होती है? ये अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि कोरोना से जुड़े मरीजों का बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा भी है जो कोमोबिडिटी की अवस्था में है। कोमोबिडिटी का अर्थ होता है कि एक ही समय पर एक व्यक्ति में अलग अलग बीमारियों की ओवरलैपिंग हो रही है। इसे ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित है उसे पहले से कोई और भी बीमारी रही हो। इस शब्द का इस्तेमाल बार बार इसीलिए हो रहा है क्योंकि विश्व भर में जो नए मामले सामने आए हैं या जो पहले के भी हैं, उनमें से कुछ प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों का भी है जिन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, जैसे डायबिटीज़ होना, सांस की बीमारी होना या किसी प्रकार का पहले से ही कोई इन्फेक्शन रहा हो। तो उन व्यक्तियों के अंदर कोरोना के फैलने की जो दर है वो बढ़ जाती है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1970 के दशक में एक अमेरिकी डॉक्टर ने किया था। उसके बाद से ये शब्द प्रचलन में आया और अब कोरोना वायरस के संबंध में इसका इस्तेमाल मेडिकल टर्म्स में हो रहा है। तो ये हुआ कोमोबिडिटी। कई देशों में पीक के बाद कर्व फ्लैटनिंग की बात की जा रही है। कर्व फ्लैटनिंग क्या है और पीक से इसका क्या संबंध है? बिल्कुल, कई देशों में कर्व फ्लैटनिंग की बात की जा रही है और इसे समझने के लिए पहले हमें पीक क्या होता है ये समझना होगा। देखिए, पीक होती है किसी भी स्थिति का चरमावस्था यानी चरम। किसी देश में कोरोना संबंधी वो अवस्था जब सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब सबसे ज़्यादा मामले कब सामने आए हैं इसकी कोई निश्चित तिथि या समय नहीं होता। इसकी बस तुलना की जा सकती है उस अवस्था से जब मामले आना कम हो जाएं। इसे समझाने के लिए ग्राफ का सहारा लिया जाता है। अब आप इसे कैसे समझें? अंग्रेज़ी का जो अक्षर है यू, समझिए कि उसे अगर उल्टा किया जाए तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा जहाँ से यू को नीचे की तरफ मोड़ा जाएगा, तो मुड़ने से पहले का जो पॉइंट है वही जो है वो पीक पॉइंट होता है, चरम होता है। इसके बाद जब आप उल्टे यू को नीचे लाएंगे और आते आते वो एक दिशा में या सीधा या सपाट हो जाए तो उसे कहेंगे फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, यानी संक्रमित मरीजों का ग्राफ शीर्ष पर पहुंचकर अब और ऊपर नहीं जाएगा। जब और ऊपर नहीं जाएगा तो वो होगी चरम अवस्था, यानी अब जो कर्व है वो उसके आसपास रहेगा, सीधा रहेगा या नीचे की ओर आने लगेगा। और कई देशों में संक्रमित मामले, आपने सही कहा, अपने चरम पर पहुंचकर वापस नीचे की ओर आए हैं और आ रहे हैं। इसीलिए वहां पर फ्लैटनिंग ऑफ कर्व दिखा गया है। इसे आप ताज़ा उदाहरण से समझ सकते हैं। चीन का वही वुहान शहर जहां से इस वायरस का पहला मामला सामने आया था, आज वो शहर वापस पटरी पर लौट रहा है, जनजीवन सामान्य हो रहा है। एक समय वहां पर सबसे ज़्यादा मामले थे, तो यानी वो उसकी पीक थी और आज मामले कम हैं या नहीं के बराबर हैं और वापस जनजीवन सामान्य हो रहा है, यानी वहाँ पर फ्लैटनिंग ऑफ कर्व देखा जा रहा है। ये हुआ फ्लैटनिंग ऑफ कर्व और पीक में संबंध। और अब वक्त है आज के फैक्ट चेक का। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। 3 मई को जब देश में बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन में राहत दी गई, उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में आई, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर, अखबारों में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो रही शराब की दुकानें। शराब की दुकानों के बाहर जिस कदर भीड़ लग गई, ऐसा लग रहा था देखकर भीड़ को कि लोग अपनी जान की बाजी लगाकर शराब खरीदना चाहते हैं। जैसे उनको लॉकडाउन ख़त्म होने का नहीं बल्कि शराब की दुकानें खुलने का इंतज़ार था।
आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई जिसको लेकर के चिंता जाहिर की गई और उसके बाद दिल्ली की सरकार ने यह फैसला किया कि कोरोना टैक्स, जिसको कहा गया कि 70% टैक्स वसूला जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाएगा कोरोना स्पेशल फीस के नाम पर, ताकि शराब की दुकानों पर भीड़ कुछ कम हो। और शराब की दुकानों पर जो भीड़ जगह जगह पे जो दिखी थी दिल्ली में और दूसरी कुछ जगहों पर, वो आपने देखी होगी। लेकिन इस सच्चाई के साथ ये भी बात सही है कि बहुत सारे लोगों ने इस नज़ारे को देख करके सोशल मीडिया पर पुरानी बहुत सारी तस्वीरों को निकाल करके शेयर करना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, सरकार इसका कुछ नहीं कर रही है। और कुछ लोग हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें ये दिख रहा है कि लोग शराब की दुकान के बाहर शराब खरीदने के लिए मारपीट पर उतारू हैं, भयंकर भीड़ है और किसी के चेहरे पर कोई मास्क तक नहीं है। और ऐसा ही एक वीडियो जो है वो जिसको दिल्ली का बताया जा रहा है, दिल्ली के इस वीडियो में दिख रहा है कि काफ़ी भगदड़ सी है, लोग बिल्कुल एक दूसरे से सट कर खड़े हैं, ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और शराब की दुकान के बाहर की ये भीड़ जो है वो काफ़ी चर्चा हुई। लोगों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हमने पता किया तो हमें ये पता चला कि जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं ये वीडियो पुराना है और हालांकि इस बात में सच्चाई है कि शराब की दुकानों के बाहर ऐसी ही भीड़ जुटी थी, इतनी बुरी तो नहीं लेकिन शायद इससे मिलती जुलती भीड़ जुटी थी जिसमें कि काफ़ी लंबी लाइन बनाकर लोग खड़े थे। लेकिन जिस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है, जिस तरह से लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं बिना मास्क लगाए एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए दुकानों पर भीड़, ये वीडियो पुराना है। और ऐसे कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में उसको शेयर कर रहे हैं। हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जब हमने उसका पता किया तो हमें पता चला कि ये वीडियो है तो दिल्ली का ही, लेकिन ये वीडियो पुराना है। हम उस वीडियो के बारे में बताएं, कुछ लोगों ने शेयर करके उसको लिखा, जैसे कि एक आदमी शम्स जौनपुरी ने अपने फेसबुक पेज पर ये लिखा है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि मुझे आज अंधभक्तों से सवाल का जवाब चाहिए। यह निज़ामुद्दीन मरकज नहीं बल्कि दिल्ली में एक शराब की दुकान के बाहर की भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग किधर है? एक दो को छोड़कर चेहरे पर किसी ने मास्क नहीं लगाया है। लाउड स्पीकर कहाँ है? लॉकडाउन कहाँ है? माफ़ कीजिए, लॉकडाउन कहाँ है? मीडिया क्यों नहीं नाराज़ हो रही? पहले से ही भारत में 40,000 मामले और सरकार गंभीर क्यों नहीं है? जो चिंता इन्होंने जताई है वो चिंता को कहा जा सकता है कि वो चिंता वाजिब है। और भारत में जो लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से भीड़ दिखी शराब की दुकानों के बाहर, वो वाकई एक चिंता का कारण है। लेकिन अगर हम वीडियो की बात करें तो इस वीडियो को शेयर करके जो लोग कह रहे हैं वो वीडियो पुराना है। हमने इस वीडियो की पड़ताल इस तरह से की, जब आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो हमने देखा कि वीडियो के एक फ्रेम में अमन इन नाम का एक होटल है, उसका बोर्ड दिख रहा है। उसके सहारे हमने अपने खोज को आगे बढ़ाया। हमने गूगल पे सर्च किया, अमन इन के नाम से हमने दिल्ली में खोजा कि किस जगह पे ये होटल है। हमें पता चला कि पहाड़गंज में ये होटल है। और हमने जब होटल के केयरटेकर अखिलेश सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये वीडियो 8 फरवरी 2020 की शाम का है, जिस दिन दिल्ली में वोटिंग ख़त्म हुई थी उस दिन का है। वोटिंग से पहले, जैसा आपको मालूम है कि ड्राई डे होता है, और उसके बाद जैसे ही वोटिंग खत्म हुई थी लोग शराब के लिए वहां पर दुकान पर टूट पड़े थे। और उस दिन का ये वीडियो है, ना कि 4 मई का जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इस वक्त उनकी जो दुकान है वो दुकान बंद है और जिस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं वो वीडियो पुराना है। लेकिन ये बात सही है कि शराब की दुकानों के बाहर जिस तरह से लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए लॉकडाउन खुलने के बाद, उसको देखकर चिंता होना वाकई लाजमी है। पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध लेखक शिव कुमार बटालवी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। केवल 36 बरस का जीवन जीने वाले शिव बटालवी को विरह का लेखक कहा जाता है। उनके गीतों में न केवल करुणा और प्रेम की पीर थी, बल्कि उनके कई गीत शादियों में भी गाए जाते हैं। ये उनके लेखन का जादू ही था कि आज भी उनके गीतों की तर्ज पर बॉलीवुड फिल्मों में गीत लिखे जाते हैं। शिव बटालवी के नाम एक कीर्तिमान ये भी है कि वो सबसे कम उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले लेखक हैं। आज नामी गिरामी में शिव कुमार बटालवी को याद कर रहे हैं अंजुम शर्मा।
मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। अगर मैं आपसे पूछूं इस गज़ल में ऐसा क्या है जगजीत सिंह की आवाज़ के अलावा जो आपको अपनी ओर खींचता है, तो आप क्या कहेंगे? जी, दुनिया भर में पंजाबी बोलने समझने वाले या पंजाबी गीतों से अनुराग रखने वाले लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने ये गज़ल लिखी है पंजाबी के मशहूर शायर शिव कुमार बटालवी की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे गुरुमुखी लिपि के शायर शिव कुमार बटालवी की। शिव कुमार बटालवी पंजाबी भाषा का वो मकबूल गीतकार जिसे अमृता प्रीतम ने बिरहा का सुल्तान कहा। एक समय उनके गीतों नज़मों ने पूरे देश को अपना महबूब बना लिया था। सियालकोट में पैदा हुए शिव गुरदासपुर, बटाला, बैजनाथ समेत कई जगहों पर रहे, लेकिन बटाला को ताउम्र उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़े रखा। शिव कुमार बटालवी के बारे में ख्यात है कि वे मृत्यु और विरह को सेलिब्रेट करते थे। उनके गीतों में पंजाब की 10 दिशाओं से प्रेमियों की आवाज एक साथ आकर गूंजने लगती थी। वो जानते थे कि गीतों में लोक को कैसे जिंदा रखा जाता है। यही कारण है कि पंजाब में जब आज भी शादियां होती हैं तो उनके गीत गाए बजाए जाते हैं। शिव बटालवी हर वर्ग तक पहुंचना जानते थे। बीबीसी के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा कि कविता लिखने की प्रेरणा उनको कहां से आती है, तो वो कहते हैं, कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो तब पैदा होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। ये थी शिव कुमार बटालवी की आवाज। एक बार पंजाब के कपूरथला शहर में मुशायरा था। शिव बटालवी को आवाज दी गई। पूरा हॉल शिव 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 के नाम से गूंज उठा। पंजाबी लेखक बलवंत गार्गी अपनी पुस्तक हसीन चेहरे में इस घटना पर विस्तार से लिखते हैं कि उस समय शिव का कद बाकियों के बरक्स बहुत ऊंचा लग रहा था। उसकी आवाज में पैगंबर वाला ओज था। वो गाता था तो लोगों के भीतर से बीच बीच में आह सी निकलती थी। जैसे ही शिव ने नज्म खत्म की तो लड़कियों ने आवाज दी कि पुछ दे ओ हाल फकीरां दा, और उसके बाद शिव ने जो गाया वो दिल से निकली हुई आवाज थी कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आया दा। ये शिव बटालवी की जादुई शायरी का असर था जो लोगों के सीने में हूक उठा रहा था। उनके साथी लिखते बताते हैं कि शिव कुमार के भीतर शराब ऐसे घर कर गई थी कि चाय या कॉफी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उनकी मोहब्बती विरह को शराब ही शीतलता देती थी। इनकलाबी शायरों ने शिव बटालवी पर सामाजिक सरोकार से दुराव होने के आरोप लगाए, लेकिन शिव की रचनाएं उन्हें बुलंदी का जीना चढ़वा रही थी। शिव कुमार बटालवी के प्रशंसक और पत्रकार वरिंदर वालिया कहते हैं कि शिव गीत और शायरी तो वाला दर्जे की लिखते ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी जिनकी चर्चा बेहद कम होती है। बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये कहते हैं, जय भारत माता, लौआ दे संग लिखी गई है अणख तेरी दी लंबी गाथा। तो देखिए वो देश प्रेम के लिए भी ये गा रहे हैं, लेकिन जब जो फैमिली प्लानिंग है तो उसके बारे में वो लिख रहे हैं, रब्बा जगते राशन कर दे एक पुत्र एक धी, बच जाओ साडा जगत जलंदा तेरा जांदा की। देखिए इनके बारे में जब बात करते हैं कि ये बिरहा की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जो गुरु गोबिंद सिंह के बारे में या गुरु नानक देव के बारे में जो शिव कुमार ने लिखा है, शायद ही किसी से कवि ने ऐसा लिखा हो। शिव बटालवी के गीतों को अपने अपने दौर में हर मशहूर गायकों ने आवाज दी।
बॉलीवुड फिल्मों में जब पंजाबी का प्रचलन बढ़ना शुरू हुआ तो उनके गीतों की प्रतिध्वनियां बॉलीवुड के गीतों में सुनाई देने लगी, चाहे वो आज दिन चढ़िया हो या कि पुछ देओ हाल फकीरा दा हो। शिव मृत्यु को जवानी में पाना चाहते थे। जवानी में चले जाने को लेकर उनका कहना था कि जवानी में जो मरता है वो या तो फूल बनता है या तारा, और जवानी में या तो आशिक मरते हैं या बहुत कर्म वाले। शिव बटालवी मात्र 36 बरस जिए, सबसे कम उम्र के साहित्य अकादमी पुरस्कृत लेखक बने। जब तक जिए फूल की तरह महकते रहे, तारे की तरह चमकते रहे। आशिक भी थे, लेकिन उनसे ज्यादा लोग उनकी लेखनी के आशिक हुए। कहते हैं बटाला लोहे का शहर है। होगा, बटालवी के चाहने वालों के लिए ये गीतों का शहर है, शायरी का शहर है, मोहब्बत का शहर है। शिव कुमार बटालवी का शहर है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिव कुमार बटालवी को याद कर रहे थे अंजुम शर्मा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के बेगीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया है। रियाज नाइकू जिस घर में छिपा था, सुरक्षा बलों ने 40 किलो IID से उस घर को उड़ा दिया। सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सुविधा बंद है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के मरकज के प्रमुख मौलाना साद के बेटे सईद से पूछताछ की है। 2 घंटे तक चली पूछताछ में सईद से ऐसे करीब 20 लोगों की डिटेल्स मांगी गई है जो मरकज में आने जाने वाले लोगों और वहां की पूरी व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को आज योगी कैबिनेट ने पास कर दिया। नए कानून के तहत कोरोना वॉरियर्स से की गई अभद्रता या हमले पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। बैठक में कोरोना संकट के बीच सोनिया गांधी ने प्लानिंग और पैकेज समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार से सवाल पूछे। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। इस महामारी से अब तक 1,600 से अधिक लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 15,000 से अधिक और गुजरात में 6,000 से अधिक मामले हैं। और आज के दिन भर में बस इतना ही। लॉकडाउन के बीच जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। कई गतिविधियां शुरू हो गई हैं और कई को शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं। देश के दूसरे इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूर अपना सामान समेटकर घरों की तरफ लौट रहे हैं। बहुत कुछ है जो बदल गया है और बहुत कुछ है जो आगे बदल जाएगा, लेकिन एक चीज बरकरार रहेगी, वो है आपका और हमारा साथ। आज तक रेडियो पर हम आपके लिए खास पॉडकास्ट तैयार करते हैं। आप हमारे पन्ने पर आकर फ्रंटलाइनर्स सीरीज के नए एपिसोड में कोरोना वायरस वार्ड्स में काम कर रही नर्सों के अनुभव सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पन्ने पर आपके लिए और भी बहुत कुछ खास है। अब हम aajtak.com के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। हमें आपके ईमेल का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।